वेलकम, सुस्वागतम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसे कि आपने पिछली क्लास में प्यारे बच्चों देखा कि मैंने छंद टॉपिक शुरू किया था और मैंने छंद टॉपिक में सबसे पहले मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाने की कोशिश की, ताकि आप लोग क्या करें कि उस अंडरस्टैंडिंग को अपने दिमाग में रखते हुए अब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि आपको जो आनंद है छंद पढ़ने का, जो रस है छंद पढ़ने का, वो बहुत ही बेहतर आना चाहिए। मेरा ये लक्ष्य रहता है, क्योंकि अगर आपको बेस नहीं आता, आप बताइए, अगर किसी भी कोई घर बना हुआ है, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है तो आप उस पर दीवार खड़ी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी प्रकरण को समझने, पढ़ने और बोलने के पहले आप उसका बेस पता करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आखिर इसकी उत्पत्ति की किसने थी, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसके अंग क्या होते हैं, फिर आते हैं हम इसके प्रकार क्या होते हैं। अच्छा, तो अब हम आज बात करेंगे छंद के प्रकारों पर, और छंद के कितने प्रकार होते हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम ये चाहते हैं कि आप सभी जो हम लिखाते रहते हैं यहाँ पर, उसके नोट्स प्रॉपर तैयार करते रहें, क्योंकि हम आपको आगे नोट्स देंगे नहीं देंगे ये हमारा विषय है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। लेकिन आप लोग यहाँ से अगर नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर हम आपको नोट्स देंगे तो वो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भाषा होगी थोड़ी थोड़ी, हालांकि वो एक्सप्लेनिंग तो बहुत होंगे, आपको समझ में बेहतर आएंगे, लेकिन उसमें भाषा कहीं ना कहीं मेरी होगी। और अगर अब यहाँ पर आप सुन के लिखेंगे, आप देख करके लिखेंगे, तो आप अपनी भाषा में नोट्स तैयार करेंगे। तो नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर के समय वही आपकी मदद करते हैं, सबसे अच्छे मित्र आपके वही होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि नोट्स आप यहाँ से क्लास का क्लास, साथ का साथ बनाते रहें, ठीक है। अच्छा, अब हम जो आज बात करने वाले हैं वो छंद के प्रकारों पर बात करेंगे और उनके प्रकारों पर बात करेंगे, और बात करेंगे कि कैसे मात्राओं के नियम क्या चलते हैं, वर्णों के नियम क्या चलते हैं। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस प्रकरण का आनंद लें। तो अगर हम बात करना शुरू करें कि छंद के प्रकार, यहीं पर मैं लिख देता हूं, आज बात करना है छंद के प्रकारों पर। तो छंद के प्रकार मैंने हेडिंग डाल दी है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है छंद के कितने प्रकार होते हैं, सदैव आप लगाइए 3। लेकिन अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन में नहीं है तो आप उसको 4 भी सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि छंद के जो प्रकार होते हैं प्यारे बच्चे, तो छंद देखिए मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। आप जरा इसमें बहुत ही गौर फरमाइएगा, ताकि आपको ये प्रकरण बहुत ही बेहतर तरह से समझ में आए। देखो, अगर हम इसके पहले प्रकार की बात करें तो आप सब जानते हैं पहला प्रकार होता है मात्रिक छंद। कौन सा? तो आप कहेंगे सर मात्रिक छंद। अगर मैं इसके दूसरे प्रकार की बात करूं तो ये होता है वर्णिक छंद। ओके, फिर अगर अगले प्रकार की हम बात करें, अगला प्रकार होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। अब देखिए, ये तो हो गया कि हमारे छंद के कितने प्रकार हो गए, तो आप कहेंगे हमारे छंद के 3 प्रकार हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे आप किसी ऐसे एग्जाम में जाते हैं जहां 3 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, तो 2 कभी भी मत सही करना, वो बिल्कुल गलत है। तो आप कहेंगे सर सही क्या करेंगे, तो हम बताएंगे आपको 4 सही करना, क्योंकि एक छंद का जो प्रकार होता है उसका नाम होता है वर्णिक वृत्त। वर्णिक वृत्त छंद भी एक प्रकार होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जब मात्रिक और वर्णिक का इतना प्रयोग आजकल नहीं हो रहा है, या आजकल की जो रचना है उसमें नहीं हो रहा है, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जहां पता होने की बात है वो आपको पता होना चाहिए कि चौथा प्रकार वर्णिक वृत्त छंद भी होता है। सदैव ऑप्शन लगाना है 3 छंद के प्रकार 3। परंतु अगर आपसे कहा जाए कि ऑप्शन में आपको 3 दिया ही नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? 4। कभी भी 2 सही करके मत आना, वो सरासर गलत है। या अगर नहीं है, आपके उसमें 5 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, तो नन ऑफ दीज जरूर लिखा होगा। आप उसमें टिक करें और क्वेश्चन को खत्म कर दें। समझ गया कि नहीं? तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा कदापि नहीं करते हैं, परंतु आप एक बार स्क्रीनशॉट करिए, ताकि आपको नॉलेज में रहे कि वर्णिक वृत्त छंद नाम का भी कोई एक छंद होता है, जो कि चौथा छंद होता है। लेकिन हम चूंकि इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक बात है। अब अगर बात करें मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, तो इनका जो विभाजन है वो किस हिसाब से किया गया है? मैंने ये अभी आपको कहा था, परिभाषा में बताया था कि वर्णों या मात्राओं के नियमित अभिविन्यास से अगर आनंद की उत्पत्ति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आप कहते हैं उसको हम छंद कहते हैं। अब अगर बात है बेटा मात्रिक छंद की, तो जो मात्रिक छंद हमारा होता है, तो अगर हम किसी भी काव्य पंक्ति में अगर हम काउंटिंग इसी करना शुरू करें, तो आप कहेंगे सर जी, अगर वहां पर जो आनंद पैदा हो रहा हो वो मात्राओं के नियमित अभिविन्यास से पैदा हो रहा हो, तो वहां पर उसको मात्रिक कहेंगे। लेकिन अगर यही आनंद प्यारे बच्चे वर्णों के
अभिविन्यास से, मतलब वर्णों की काउंटिंग से, वर्णों की गिनती से पैदा हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं वर्णिक छंद। अगर कहीं भी ऐसा प्रकरण आ जाए जहां ना तो वर्णिक लग रहा हो ना ही मात्रिक लग रहा हो, तो आप जान जाइए वो कौन सा है, मुक्तक छंद है। कौन सा? मुक्तक छंद है। समझे कि नहीं समझे? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझे। तो अगर हम यहां पर लिखने की कोशिश करें तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, जिन काव्य पंक्तियों में, लिखते भी जाएं साथ साथ में, जिन काव्य पंक्तियों में मात्राओं के नियमित अभिविन्यास से आनंद पैदा हो, वहां आप कहेंगे सर वहां पर मात्रिक छंद होता है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, मात्रिक छंद वहां पर होता है। जिन काव्यों के पंक्तियों में मात्राओं का नियमित अभिविन्यास का मतलब है कि प्यारे बच्चे मात्राओं की गणना की जाए और उससे जब हमें आनंद की उत्पत्ति हो तब वहां पर होगा मात्रिक। यही बात अगर प्यारे बच्चे वर्णों के अगर केस में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, जहां काव्य पंक्तियों में वर्णों के नियमित अभिविन्यास से आनंद पैदा हो, वहां पर क्या होगा, तो आप कहेंगे वहां पर होगा वर्णिक छंद। बिल्कुल ठीक बात है। और मुक्तक में मैंने आपको क्या बताया कि ना तो मात्राओं का गणना, तो यहां पर लिख देंगे ना तो मात्रा और ना ही वर्ण, किसी का भी नियमित अभिविन्यास ना हो, किसी का भी नियमित अभिविन्यास हो, ना तो किसी का अभिविन्यास हो, वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर होता है मुक्तक छंद। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने जैसा बोला मैंने वैसा ही कहा ही वैसा यहाँ पर लिखने की थोड़ी कोशिश की है। आप लोग इसको फटाक से नोट करें, फिर हमको आगे बताएं कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई है। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल हमको ये बात समझ आई। मात्रिक छंद में क्या होगा, मात्राओं की गणना होगी, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होगी, और मुक्तक छंद में ना तो मात्रा ना तो वर्ण, ये किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, तभी तो ये मुक्त हैं। और मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, फ्री। तो जो स्वतंत्र है वो थोड़ी ना किसी की बंदिश को मानेगा, ना वो मात्रा की बंदिश को मानेगा, ना वो वर्ण की बंदिश को मानेगा, बल्कि वो मुक्त रहेगा। कैसा रहेगा? मुक्त रहेगा। ठीक बात। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अब हम जो आगे बात करने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चे, वो किसकी करेंगे, तो आप कहेंगे सर मात्रिक की हम बात करना शुरू करेंगे कि मात्रिक छंद क्या होते हैं और फिर उनके प्रकार क्या होते हैं, किन प्रकार में हम किनको रखते हैं। तो ये सारी बातें हम करने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चे। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए, और उसके बाद में अगर कुछ नहीं आता है तो हमसे चर्चा कीजिए। ठीक है। तो हम छंद के प्रकार हो गया है हमारा, और अब हम जो बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे, वो करने वाले हैं कहाँ पर, तो आप कहेंगे बात हम करते हैं मात्रिक छंद पर। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चे। तो याद रखिए मात्रिक छंद। मात्रिक छंद अभी मैंने बता ही दिया क्या होता है। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो जैसे अभी छंद प्रकार का होता था 3, ऐसे ही मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अब देखो मात्रिक छंद जो मात्राओं की गणना करनी है, तो मात्राओं की गणना की भी तो कैटेगरी होनी चाहिए। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, मात्राओं की गणना की भी कैटेगरी होनी चाहिए। तो आपने कहा कि तो कितनी सर जी कैटेगरी होती है? मैंने कहा प्यारे बच्चे सुनो कितनी कैटेगरी होती है। मैंने कहा पहला जो होता है उसको कहते हैं आप सममात्रिक। क्या कहते हैं? सममात्रिक। दूसरे को आप कहते हैं अर्ध सममात्रिक। क्या कहते हैं? अर्ध सममात्रिक। और लास्ट वाले को आप कहते हैं प्यारे बच्चे विषम
मात्रिक। कोई समस्या? तो आप कहेंगे सर कोई समस्या नहीं है। तो अगर बात करते हैं हम सममात्रिक छंद की, तो सममात्रिक मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपको अंगों में बताया था, छंद के अंगों। मैंने बोला कि जो छंद होते हैं उसमें पाद या चरण होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी अब मात्रिक छंद हो, चाहे वर्णिक हो, चाहे मुक्तक हो, अब पाद और चरण तो सब में होंगे, क्योंकि उसका अंग ही होते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मान लीजिए किसी में 4 चरण है, या किसी में 6 चरण है, या किसी में जितने भी चरण, मैं कहता हूँ किसी में जितने भी चरण हैं, लेकिन आपको 6 तक ही पढ़ना है, तो किसी में 4 हैं या 6 हैं, अगर समस्त चरणों में मात्राओं की संख्या एक जैसी है, मतलब अगर 16-16 है तो सब में 16-16 है, 6 है तो 6 में 16, 4 है तो 4 में 16, 24 है तो चारों में 24 या 6 में 24। तो इसका मतलब है कि अगर समस्त चरण जितने भी उसमें चरण होते हैं, अगर प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या एक समान रहती है तो उसको हम कहते हैं मात्रिक, सममात्रिक। अब क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास 4 चरण है या हमारे पास 6 चरण है। अगर जितने चरण हमारे पास हैं, अगर उसकी आधी संख्या कितनी, अगर 4 हैं तो 2-2, 6 हैं तो 3-3, 8 हैं तो 4-4, यानी जितने हमारे पास चरण हैं उसकी आधी संख्या में, जो आधी उसकी संख्या, उसमें मात्राओं की संख्या एक जैसी और आधे में मात्राओं की संख्या एक जैसी, तो वहाँ पर क्या होगा, अर्ध सममात्रिक होगा। विषम मात्रिक की बात करें तो हमारे पास छंद में जितने भी चरण हैं, यहाँ पर चरणों की चर्चा है। मान लीजिए हमारे पास 4 चरण है तो चारों में मात्राओं की संख्या अगला, किसी में 16, किसी में 12, किसी में 13, किसी में 14, ये चीज़ सब में अलग अलग है, तो वहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा, तो आप कहेंगे विषम मात्रिक छंद हो जाएगा। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे किस वाले छंद में कौन सा छंद आता है। तो अगर एक एक लाइन हम लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे समस्त चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर, मात्राओं की संख्या बराबर। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें अगर लिखने की चाहें तो लिखेंगे आधे चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर। अब कहेंगे ये भी ठीक बात है, आधे आधे चरणों में हो जाएगी, 4 हैं तो 2-2 में, 6 हैं तो 3-3 में, ठीक बात। विषम की बात करें तो लिखेंगे प्रत्येक चरण में मात्राओं अलग अलग या भिन्न भिन्न। आप कहेंगे ये भी ठीक बात है कि विषम है, विषम का मतलब अलग अलग होता है, तो जितने भी चरण होंगे सब में अलग अलग मात्राओं की संख्या हो जाएगी। अब बात ये आती है कि इसमें कौन कौन आता है, तो सबसे पहले आप समझिए विषम मात्रिक में। विषम मात्रिक में 2 छंद आते हैं, इनको याद करिए आप। एक का नाम है प्यारे बच्चे छप्पय, और दूसरे का नाम है आपका कुंडलिया। क्या नाम है, कुंडलिया। याद रखेंगे तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। सम के याद रखिए, सम में कौन कौन आता है, तो सम में पहला आता है चौपाई, दूसरा आता है रोला, अगला आता है गीतिका, और उसका जो अगला होता है उसको कहते हैं हरि गीतिका। तो कोई समस्या है, तो आप कहेंगे सर जी कोई समस्या नहीं है। तो 4 इसके याद कर लिए, 2 इसके याद कर लिए, बाकी जो भी बच गए वो सब कहाँ पे आ जाएंगे, इसमें। तो कौन कौन बच गए जरा गौर फरमाएंगे। दोहा, सोरठा, कौन कौन बच गए प्यारे बच्चे जरा गौर से फरमाएंगे। दोहा, सोरठा, और कौन सा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, आप पढ़ेंगे मालिनी, आप पढ़ेंगे मधुमालिनी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे मालिनी और मधुमालिनी। क्या बात आप समझे, तो आपने कहा जी हाँ, हमारी बात बिल्कुल और बिल्कुल समझ में आ गई है। समझ गए। एक छंद जैसे है उल्लाला, ये भी कहाँ पर आएगा, इसी में आएगा, उल्लाला। ठीक। एक और छंद होता है जिसको आप कहते हैं बरवय। क्या कहते हैं, बरवय। अब आपसे सबसे पहला तो प्यारे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है कि निम्न में से अर्ध सममात्रिक छंद है, निम्न में से विषम मात्रिक छंद है, निम्न में से सममात्रिक छंद है। तो कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन विषम मात्रिक है, कौन सममात्रिक है, कौन
अर्ध सम्मात्रिक है। आपसे पूछा जाए निम्न में से सम्मात्रिक 4 को याद रखिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका। बहुत सही बात है। आगे तो आगे आप कहेंगे कि आगे में कौन कौन सा हो जाएगा। देखो आगे में बात करें तो हो जाएगा दोहा। अर्ध सम में कौन कौन होगा? दोहा, सोरठा, मालिनी, मधुमालिनी, उल्लाला और वरबय। बिल्कुल ठीक बात है। विषम मात्रिक में 2 याद रखना, छप्पर और कुंडलिया। तो बेटा सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है छंद से संबंधित वो तो यहीं से आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको इसी का नॉलेज होना चाहिए। आपने कहा ठीक सर, तो फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा करें जल्दी से। हो गया? आपने कहा सर बिल्कुल हो गया। कि स्क्रीनशॉट करने में सर हमको कुछ सेकंडों का समय लगता है, हमें बहुत समय थोड़ी ना लगता है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप लोग बहुत तेज़ हैं और आप लोग तुरंत का तुरंत काम करते जाते हैं और नोट्स बनाते जाते हैं। अगर किसी को दिक्कत है वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करके अपने नोट्स को तैयार करते रहें, ताकि आपको आगे चलने में बहुत ज़्यादा मदद मिले। मैं कोई भी आपको प्रकरण पढ़ाऊँगा, कोई कुछ भी छोड़ा या तोड़ा जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक, एक तो बात हो गई कि चलो ठीक है, हमारे पास में जो हो गया क्या कहते हैं मातृछंद के हम प्रकार समझ लिए। अब हमारा समस्या ये आती है सर जी मातृछंद के प्रकार तो पढ़ लिए, परंतु जब हम दोहा करते हैं तो सर मात्राओं की गणना हम कैसे करेंगे? तो वही चीज़ है, मैं आपको वही प्रकरण पढ़ा रहा हूँ जिनको कहते हैं मात्रा संबंधी नियम। क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? मात्रा संबंधी नियम पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब देखिए नियम को एक एक सुनिए, समझिए। तो पहला जो नियम कहता है वो कहता है कि अगर कहीं भी लघु क्या मिल जाए, अगर कभी भी लघु स्वर मिल जाए तो उनके लिए इनको हम एक मात्रिक छंद में रखते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे? लघु में कौन कौन आते हैं? तो आप लिखेंगे लघु स्वरों को एक मात्रिक में रखा जाता है। और एक मात्रिक लगाया कैसे जाता है? तो ब्रैकेट में लिख देंगे, ये देखो ऐसे लगाया जाता है। और इसमें आते कौन कौन है? तो आते हैं आ, ई और उ। आपने कहा ठीक बात है। दूसरा आपने लिखा, दूसरा ध्यान से सुनना, दूसरा क्या है? तो दूसरा है चंद्र बिंदु। क्या? चंद्र बिंदु को हम एक मात्रिक में ही गिनते हैं। या चंद्र बिंदु में भी हम एक मात्रा लगाते हैं। जैसे उदाहरण से समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है हंसना। अगर आपसे इससे पूछा जाए कि बच्चे इसकी काउंटिंग करके दिखाओ मात्राओं की, तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1, 1 और 2। अच्छा, यहाँ पर एक मतलब इसका चंद्र बिंदु का एक, ये नियम क्यों बताया गया? क्योंकि इसके नीचे एक नियम है जिसको कहते हैं नियम नंबर 3, जिसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार यानी कौन सा? अंक की बिंदी। अनुस्वार यानी अंक की बिंदी को हम द्विमात्रिक, जिसको किससे दर्शाया जाता है? इससे में गिनते हैं। जैसे अंगना। अंगना में क्या करेंगे? 2, 1 और 2। यहाँ पर आपने देखा कि जब चंद्र बिंदु लगी, जिसको आप कहते हैं अनुनासिक, तो जब अनुनासिका या अनुनासिक आया तो आपने लगाया उसको एक मात्रा में, लेकिन जब अनुस्वार आया तो आपने लगाया उसको 2 मात्रा में, दोहरी मात्रा में आपने उसको लगा दिया। बताओ समझे कि नहीं समझे? तो आपने कहा सर बिल्कुल समझे। अब अगर हम बात करें दीर्घ की, तो अगर हम अगले नियम की बात करें प्यारे बच्चे, अगला नियम प्यारे बच्चे क्या होता है कि जितने भी दीर्घ हैं कौन कौन से, आप लिखेंगे आ, ई, उ, इवन देन ऋषि भी। वैसे तो ऋषि लघु स्वर में आती है, लेकिन यहाँ पर ऋषि भी दीर्घ बनाएगी। ऋषि, ए, ओ और औ। सभी किस में आएंगे? तो सभी आएंगे द्विमात्रिक में। मतलब ये अगर किसी भी व्यंजन के ऊपर लगे हुए हैं तो आप इनकी मात्रा कितनी गिनेंगे? तो आप कहेंगे इनकी मात्रा हम गिनेंगे 2। बात समझे कि नहीं समझे? तो आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आई है। समझ गए ये बात? आपने कहा ठीक, जल्दी इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया? ठीक बात। अब देखो नियम नंबर 5 क्या कहता है। देखो, अब अगर प्यारे बच्चे हम बात करते हैं नियम नंबर 5 की, तो नियम नंबर जो हमारा 5 है वो हमें ये कहता है
कि अगर कभी आपको आहा मिल जाए, आपने अंक की तो बात कर लिया योगवा में, लेकिन अभी आपने आहा की बात तो की नहीं है। तो अगर कहते हैं आहा का मतलब विसर्ग, तो आप लिखेंगे विसर्ग ब्रैकेट में ऐसे, या इसको ऑब्लिक करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, विसर्ग ब्रैकेट में ये को भी द्विमात्रिक माना जाता है। द्विमात्रिक मतलब ये, इसका मतलब है अगर कभी लिखा है दुख, क्या लिखा है दुख, ऐसे तो दुख लिखा जाता है, शुद्ध दुख ऐसे लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर छोटा हुआ एक होती, लेकिन चूंकि विसर्ग लगी तो 2 और 1, कोई समस्या? आपने कहा सर कोई समस्या नहीं है। अब जो अगला नियम है ये बड़ा रोचक नियम है, आप ध्यान से सुने इसको। अगला क्या नियम है? कह रहे हैं कि अगर कोई जैसे स्वर आधा है, कोई अगर स्वर कैसा है आधा है, तो आधे स्वर का जो आगे वाला होता है उसमें आप क्या करते हैं मात्रा लगा दें। जैसे देखो 6वां नंबर सुनो, जैसे मान लो लिखा हुआ है, तो जैसे कोई स्वर अगर आधा है, जैसे मान लो हमने लिख दिया धर्म, क्या लिख दिया धर्म, तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो रा निकल रही थी, जो उड़ंती रा, वो धा में निकली है कि माँ में निकली? तो आप कहेंगे धा में निकली है। इसका मतलब धा संयुक्त तो स्वर है कि माँ संयुक्त? भाई संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है? ऐसा स्वर जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन लगे उसे तो कहेंगे संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजन तो वो संयुक्त व्यंजन, और 2 या 2 से अधिक स्वर तो संयुक्त स्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? संयुक्त व्यंजन ही तो है भाई। धा में रा और निकल रहा है तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन। अब जब संयुक्त व्यंजन है तो यही नियम है कि संयुक्त व्यंजनों में क्या है, नियम क्या है? संयुक्त व्यंजनों में कौन सी मात्रा लगती है? तो द्विमात्रा। संयुक्त व्यंजन भी द्विमात्रिक होते हैं, संयुक्त व्यंजन में द्विमात्रा लगती है या होती है। ठीक, अब इसके उदाहरण से आप जरूर समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है ये धर्म, तो इसमें 2 और इसमें 1। जैसे लिख दिया जाए निर्धन, क्या लिख दिया जाए निर्धन। अब बताओ जो उड़ंती रा जहाँ लगती है उसके पहले वाले में होती है कि उसी में होती है? आप कहते हैं सर उसके पहले वाले में होती है। तो वैसे तो निर्धन में हमको लिखना चाहिए था नी में 1, क्योंकि छोटी की मात्रा है, लेकिन चूंकि ये संयुक्त व्यंजन बन रहा है इसलिए इसकी मात्रा कितनी लगाएंगे? 2, 1, 1। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे अब जैसे मान लो आ जाता है कभी श्याम, अब इसमें कैसे लगाएंगे? तो बहुत बच्चे कह देते हैं कि अगर कोई आधा मिल जाए तो इसके आगे वाले में लगा दिया करो। मान लो यहाँ तो मान लो ठीक है कि या में क्या है बड़ा का डंडा है, तब तो हमने लगा दिया। मान लो हम लिख दें स्मरण, ये भी नियम समझना, इसको हम अलग लिख देते हैं। बताओ ये समझे कि नहीं समझे कि संयुक्त स्वर में संयुक्त स्वर भी द्विमात्रिक होते हैं? बात समझे? आपने कहा ठीक, समझ में आ गया। मैंने कहा 7वां नियम सुनो। मैंने कहा अगर कभी भी किसी के पहले कोई आधा अक्षर लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है स्मरण, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चे कि कोई जो व्यंजन होता है वो आधा कब होता है? तो आप कहेंगे सर जी कोई व्यंजन आधा तब होता है जब उससे स्वर को निकाल लिया जाता है। अरे बात तो यही है ना, सही है बात। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ प्यारे बच्चे ये सा लिखा हुआ है, इसको आधा करना है, ये सा लिखा हुआ है पूरा, इसको आधा करना है, तो आप कैसे करोगे? सर जी सा को आधा कर दो, बस इसको आ इससे निकाल दो। इसका मतलब सा में जो आ था, छोटा आ जो था, उसको जब हमने बाहर कर दिया तो अपने आप से आधा हो गया। तभी तो कहा जाता है कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे कि अगर कोई भी व्यंजन लिखा हुआ है, अगर उससे स्वर को हटा दिया जाए तो वो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए ये जो सा लिखा हुआ है ये कैसा हो गया है? आधा हो गया है। हाँ, जब ये आधा हो गया है तो क्या इसकी मात्रा गिनी जाएगी? जब इसमें कोई मात्रा ही नहीं है तो नहीं गिनी जाएगी। माँ में कैसी मात्रा? 1, इसमें क्या मात्रा है? 1, इसमें क्या मात्रा है? 1, तो 1 1 1 1 ये हो जाएगा। तो कभी भी ये मत समझना कि अगर किसी भी व्यंजन के पहले कोई आधा व्यंजन लिखा हो तो उसके बाद वाला 2 हो जाता, नहीं होता है। क्योंकि इसको आधा इसीलिए किया गया है क्योंकि इससे स्वर को हटा दिया गया है। और जब इसमें स्वर ही नहीं है, आप मात्रिक पढ़ रहे हैं, आप मात्राएं गिरना है, और जब इसमें मात्रा ही नहीं है तो आगे वाले की मात्रा क्या बढ़ाएगा जब इसमें खुद मात्रा नहीं है? तो समझे कि नहीं समझे बात को? तो आपने कहा सर बिल्कुल समझ गए। तो ये ऐसे नियम होते हैं। तो आप लिख देंगे कि अर्ध व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। जब इसकी कोई मात्रा नहीं होती इसीलिए इसकी सा की कोई मात्रा है ही नहीं। माँ में छोटा, रा में छोटा, इसमें छोटा, तो 1 1 1 हमने कर दिया।
समझे कि नहीं समझे? तो ये होते हैं प्यारे बच्चे मात्रा संबंधी नियम। और जब मात्रा संबंधी नियम आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद अब हम चालू करते हैं अपना एक एक प्रकरण, जिसको आप कहते हैं दोहा चौपाई। तो एक एक करके हम अब चालू करते हैं। तो अब आप पढ़ना शुरू कर दें। अब आपका बेस कंप्लीट हो गया है, आपका बेस कंप्लीट है, आपका बेस तैयार है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप आराम से हर चीज़ को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, अब आप ध्यान देंगे, आपने इसका स्क्रीनशॉट कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार कर लें। आप जरा ध्यान देना शुरू करें। मात्रिक छंदों के साथ में आप मात्रिक छंदों के प्रकार को पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बता ही दिया है। क्या बताया है? तो मैंने अभी आपको बताया कि अर्ध सम कौन होता है, सम कौन होता है, विषम कौन होता है। तो हम चालू करेंगे कहाँ से? जैसे आप इंटर हाई स्कूल में पढ़ते चले आए हैं, मैं उसी हिसाब से शुरू करूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे जो पहला हम लेते हैं वो ले लेते हैं प्यारे बच्चे चौपाई। कौन सा? तो आप कहेंगे सर जी पहला हमने ले लिया चौपाई। अब ये जो चौपाई है प्यारे बच्चे, तो चौपाई क्या होता है? तो आप कहेंगे चौपाई अभी ये कहाँ था? तो कहेंगे आप सममात्रिक में था। तो आप लिखेंगे चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा इसके आखिर में जो आखिर में तुकांत से अंत होता है, यानी तुक से अंत होता है। तो आप इसे लिखना शुरू कर देंगे और बस आपको इतनी चीज़ें इसमें याद रखनी होती हैं। कौन कौन सी? लिखेंगे यह एक सममात्रिक छंद है। आगे इसे हम लिखेंगे इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्या लिखा हमने? इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में सॉरी 24 नहीं, ये तो मैंने रोला की बात लिखी। इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद में आगे लिखेंगे पदों के अंतिम अक्षर बराबर होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था तुकांत से अंत होता है। तो तुकांत का मतलब ये होता है कि इसके प्रत्येक चरण के अंतिम अक्षर बराबर होते हैं। अंतिम वर्ण या अक्षर बराबर होते हैं। समझ गए? आपने कहा सर बिल्कुल समझ गए। अब आप कहेंगे कि सर इसका एक उदाहरण भी दे दीजिए। मैं कहेंगे सर बिल्कुल सुन लीजिए। कैसे? तो आपने लिखा एग्जाम्पल। ठीक, आपने लिखा मैं लिखाता हूँ जात उधान। क्या लिखाता हूँ? जात धान सुन। ये रामचरितमानस की लाइन है। जात उधान सुन रावण बचना लागे रचें मूढ़ सोई रचना। फिर अगली लाइन की बात करें तो रहा न नगर बसन घृत तेला। आप समझदार हैं, खैर मैं लिख ही देता हूं। रहा न नगर वसन घृत तेला। वसन घृत माने घी, वसन घृत तेला। और बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। आपको यहां तक दिख रहा होगा। मैंने लिखा जात उधान सुन रावण बचना लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूंछ। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखो लिखा हुआ है प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण अक्षर बराबर होता है। ये देखो
रचना, क्या लिखा हुआ है, बचना, फिर उसके बाद में रचना, फिर तेला और फिर खेला। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो अंतिम वर्ण था, अंतिम जो शब्द था, अंतिम शब्द का जो अक्षर था वो हर जगह बराबर, इसे ही कहते हैं तुकांत। क्या कहते हैं, तुकांत। ये देखो तुक से अंत हो रहा है। तो चौपाई की विशेषता होती है प्यारे बच्चे क्या, कि इसके चारों चरण देखो, 1 2 3 4, चारों चरणों में तुकांत हो रहा है, तुक से अंत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर चौपाई है। अगर इसकी काउंटिंग करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, देखिए, तो हम लिखेंगे ये क्या है, ये है 2, बड़ा आ लगा हुआ, इसमें छोटा ऊ 1 2 1 1, काउंटिंग ऐसे की जाती है। इसमें क्या है, बड़ा आ तो 2 लगेंगे, छोटा आ 1, छोटा आ 1, इसमें क्या है, छोटा आ, इसमें छोटा आ, इसमें बड़ा आ 2, काउंटिंग करेंगे पूरी, 1 2 ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो क्या इसमें 16 मात्राएं आ रही हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रही हैं। ऐसे आप सब में काउंटिंग करेंगे तो सब में 16 मात्राएं आएंगी, इसलिए यहाँ पर कौन सा छंद है, तो आप कहेंगे यहाँ पर चौपाई छंद है। समझ गए। चूँकि बेस पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को चौपाई पर ही ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको अन्य जो हमारे जो छंद हैं इनके बारे में हम अध्ययन करवाएंगे आगे के वीडियोस में। तो अभी के लिए यहीं तक। बाकी आपसे यही है गुजारिश है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते भी रहिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर मन प्रसन्न है, स्वास्थ्य ठीक है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आप रोगी मन से, रोगी शरीर से पढ़ाई नहीं हो सकती बच्चे, ये यथार्थ सत्यता है। तो इस पर भी थोड़ा आप ध्यान दें, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से चले और अच्छी हो जाए। समझ गए। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, आपसे विदा लेना चाहेंगे। और आप आराम से पढ़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो चैनल को करते रहिए, जो कि आपके एंड से होना ही होना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।